एक ऐसा देश, यहाँ जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, जंग लड़ी जाती है परछाइयों में। और इन परछाइयों के पीछे चुपचाप काम करती है एक एजेंसी जिसका नाम है रॉ, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधा देश की सुरक्षा की बुनियाद पर चोट करता है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इतिहास की किताबों में कहीं दबा पड़ा है। और सोचिए, क्या एक प्रधानमंत्री का सिर्फ एक फैसला उन एजेंटों की जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है? वो लोग जो गुमनामी के अंधेरे में रहकर देश के लिए काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे मोरारजी देसाई के उस दौर में, भारतीय इतिहास का वो पन्ना जहां सच क्या है और विवाद क्या, ये आज तक एक धुंध में लिपटा हुआ है। लेकिन देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें पहले रॉ के बनने की कहानी को समझना होगा। आखिर ये एजेंसी बनी कैसे और क्यों इसे भारत की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी कहा जाने लगा? बात है 1968 की। भारत को ये शिद्दत से महसूस हो रहा था कि उसे एक मजबूत बाहरी इंटेलिजेंस एजेंसी चाहिए, और बस तभी जन्म हुआ रॉ का। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में रॉ ने बहुत ही कम समय में अपना लोहा मनवा लिया, खास तौर पर 1971 की जंग में। उस वक्त रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी अहम जानकारियां जुटाई कि बांग्लादेश के बनने में पर्दे के पीछे उसका एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। तो यूं समझिए कि देखते ही देखते रॉ सिर्फ एक एजेंसी नहीं रह गई थी, ये बन चुकी थी भारत की आंखें और कान। देश की हिफाजत का एक बहुत बड़ा जिम्मा अब इसके कंधों पर था। लेकिन जिस रफ्तार से रॉ का कद बढ़ रहा था, उसी रफ्तार से देश की सियासत भी एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा तूफानी बदलाव जो रॉ का मुस्तकबिल हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1975। देश में इमरजेंसी लगा दी गई और इसी के साथ भारत के राजनीतिक इतिहास में एक भूचाल आ गया। एक उथल-पुथल का दौर शुरू हुआ। इसी उथल-पुथल के बीच खुफिया एजेंसियों पर, खासकर रॉ पर, राजनीतिक इस्तेमाल के संगीन आरोप लगने लगे। और इन्हीं आरोपों के साये में हुआ 1977 का वो ऐतिहासिक चुनाव जिसमें सत्ता पलट गई। अब देश के नए प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और सत्ता में आते ही मोरारजी देसाई ने इंटेलिजेंस एजेंसियों को लेकर अपना इरादा साफ कर दिया। उनका रुख बहुत सख्त था। वो मानते थे कि इन एजेंसियों का राजनीतिक तौर पर गलत इस्तेमाल हुआ है और अब इन्हें काबू में लाना ही होगा। और फिर एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहले रॉ का बजट काफी कम कर दिया गया। फिर विदेशों में चल रहे कई अहम खुफिया ऑपरेशंस पर रोक लगा दी गई और आखिर में एजेंसी की ताकत को भी सीमित कर दिया गया। अब देखिए, देसाई सरकार का मकसद तो साफ था, खुफिया एजेंसियों को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनका कहना था कि इन फैसलों का असर ये हुआ कि विदेशों में भारत का जो खुफिया नेटवर्क था वो बहुत कमजोर पड़ गया और इससे देश की सुरक्षा एक नए खतरे में आ गई। पर यह बहस सिर्फ नेटवर्क के कमजोर होने तक नहीं रुकी। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब इसी दौरान मोरारजी देसाई पर एक ऐसा इल्जाम लगा जिसे आज भी भारतीय इंटेलिजेंस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा विवाद कहा जाता है। और इस विवाद के तार सीधे सीधे जुड़ते थे भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से। आरोप ये था कि पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो से एक बातचीत में मोरारजी देसाई ने कथित तौर पर रॉ से जुड़ी कुछ बहुत ही खुफिया जानकारी लीक कर दी थी। जरा सोचिए, अगर इस आरोप में जरा भी सच्चाई थी तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि पाकिस्तान में हमारे जो एजेंट काम कर रहे थे, उनकी पहचान, उनकी जान, सब कुछ दांव पर लग सकता था। लेकिन रुकिए, कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो जानना बहुत जरूरी है। मोरारजी देसाई ने इन सभी आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज किया। उनका कहना था कि ये सब उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। और सबसे अहम बात, आज तक इन संगीन इल्जामात का कोई भी पक्का, कोई भी ऑफिशियल सबूत कभी सामने नहीं आया। ये पूरी कहानी बस दावों और जवाबी दावों के बीच कहीं खोकर रह गई। तो फिर सच क्या है? देखिए, ये कहानी हमें इतिहास के एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जहां जवाब कम है और सवाल ज्यादा। एक कहावत है कि इतिहास कभी भी सिर्फ काला और सफेद नहीं होता, कभी कभी ये धुंधला भी होता है। और मोरारजी देसाई का दौर शायद इसी धुंधली हकीकत की सबसे बड़ी मिसाल है। तो आखिर में हमारे सामने दो तस्वीरें बनती हैं।
एक तरफ देसाई के फैसले एक जरूरी सुधार लगते हैं, एक बहुत ताकतवर एजेंसी को काबू में रखने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ यही फैसले एक बहुत बड़ा जोखिम भी नजर आते हैं, जिसने शायद देश की सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया था। रॉ आज भी उतनी ही खामोशी से अपना काम कर रही है, लेकिन इतिहास का वो सवाल वो आज भी जिंदा है कि क्या सत्ता के शिखर पर बैठे एक नेता का एक फैसला वाकई परछाइयों में लड़ने वालों की किस्मत तय कर सकता है।